आई सॉ द डेविल, कोरिया की एक बेहतरीन सीरियल किलिंग पे बनी मूवी। 2010 में मैंने इसे देखा था और आज तक इसे भुला नहीं पाया और आज इसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। आपकी डिमांड सर आंखों पे, तो चलो इस मास्टरपीस की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रात का समय है, बाहर बर्फ गिर रही है और ऐसे में एक स्कूल वैन धीमी गति से जा रही है कि रास्ते में हमें एक और रुकी हुई कार दिखाई देती है जिसका पीछे का टायर पंक्चर हो गया है। उसके अंदर एक लड़की बैठी हुई है और वो किसी से फोन पे से बात कर रही है। वो फोन पे अपने फियांसे सैम से बात कर रही होती है और लड़की का नाम जूली होता है। तभी उस स्कूल वैन से एक आदमी नीचे उतरता है और जूली की कार के पास आता है। वो जूली से कहता है कि क्या वो टायर पंक्चर होने की वजह से रुकी हुई है। तो जूली उससे कहती है कि उसने टो वैन को फोन किया है, वो आती होगी। वो आदमी उससे कहता है कि ऐसे मौसम में उन्हें आने को वक्त लगेगा, मैं चेक करता हूँ। अब मदद न चाहते हुए भी वह आदमी जबरदस्ती जूली की कार का टायर चेक करने जाता है तो जूली अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये बात फोन पे दूसरी तरफ बात कर रहे सैम को पता चलती है तो उसे भी यह ठीक नहीं लगता। वो जूली से कहता है कि किसी से मदद लेने से बेटर है वह टो वैन के लिए रुके। सैम को किसी मीटिंग में जाना है। हमें उनकी बातों से यह भी पता चलता है कि आज जूली का बर्थडे है तो वह जूली को प्रॉमिस करता है कि वह जल्दी घर आएगा। इतना कह के वो फोन कट कर देता है। यहाँ वह आदमी जूली के पास आके उसे डराता है कि उसके कार की हालत तो बहुत बुरी है, मगर जूली अपनी बात पे कायम रहती है कि वो टो वैन का इंतजार करेगी। वो उसे थैंक्स कह के जाने को कहती है। वह आदमी अब जूली को घूर के देखने लगता है जिससे जूली और अनकंफर्टेबल फील करती है। अब वह आदमी अपनी वैन में चला जाता है मगर बहुत देर तक वह अपनी वैन को ले नहीं जाता। वह वैन में ही बैठा रहता है जिससे कार में बैठी जूली को शक होता है। वह कार के हेडलाइट ऑन करती है कि तभी अचानक वह आदमी जूली के कार की विंडो पे हथौड़ा मार के उसे तोड़ देता है। अचानक हुए उस हमले से जूली डर जाती है और डोर खोल के भागने की कोशिश करती है मगर वह भाग नहीं पाती। अब वह आदमी कार में घुस के अपने हथौड़े से जूली को बुरी तरह घायल करता है। फिर उसे कार से बाहर निकाल के बर्फ में घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब जब जूली की आंखें खुलती है तो वह किसी अजीब सी जगह होती है। उस आदमी ने उसे प्लास्टिक में लपेटा होता है और उसके हाथ को चेन से बांधा होता है। वह समझ जाती है कि वो उसे मारने वाला है। जूली उस आदमी से कहती है कि वो उसे न मारे तो उस पर वह आदमी जूली से पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। तो जूली उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है। मगर वह आदमी जालिम होता है, उसे जूली पे थोड़ा भी रहम नहीं आता और वह जूली को बुचर नाइफ से मार देता है और उसके शरीर के टुकड़े करता है। मगर जूली का हाथ काटते वक्त उसके हाथ से उसकी एंगेजमेंट रिंग निकल के ड्रेनेज में गिरती है। वह आदमी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वह रिंग ड्रेनेज में अटक जाती है। अब कुछ दिनों के बाद एक लड़के को खेलते हुए एक नदी किनारे जूली के अंग का हिस्सा मिलता है। तो अब पुलिस क्राइम सीन पे आके बाकी अंगों को ढूंढने के लिए खोज शुरू करती है तो उन्हें अलग अलग हिस्से मिल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक्स पुलिस चीफ ली आते हैं जो 30 साल पुलिस डिटेक्टिव रह चुके हैं। वो वहाँ आए हैं क्योंकि उनकी लड़की जूली कई दिनों से लापता है। अब वहाँ सैम भी आ पहुँचता है। तभी पुलिस को जूली का कटा हुआ सर मिलता है और वह कंफर्म होती है कि वह लड़की जूली ही है। अपनी फियांसी की वह हालत देख के सैम पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जूली के अंतिम संस्कार के दिन ली सैम के सामने अफसोस जताते हैं कि पुलिस में इतने बड़े ओहदे पे काम करने के बाद भी वह अपनी खुद की लड़की जूली को बचा नहीं पाए, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। जूली की मौत से उसकी पूरी फैमिली सदमे में जाती है और सैम तो शौक से निकल ही नहीं पाता। जूली, जिससे वह जान से ज्यादा प्यार करता था, जिससे वह जल्द ही शादी करने वाला था, जिससे उसने आखिरी बार बात की थी, वो उसे छोड़ के चली गई थी। वह एकदम खामोश हो जाता है। क्रिमेशन के वक्त अपनी जूली का अंतिम संस्कार देख वो उससे यही कहता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। वो फूट फूट के रोने लगता है मगर वह जूली को प्रॉमिस करता है कि जिसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दे के मारा है वो उससे इसका हिसाब चुकता करेगा। अब सैम अपने ऑफिस जाता है तो हमें पता चलता है कि सैम नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करने वाला एक सीक्रेट एजेंट है। उसका चीफ उसे 2 महीनों की छुट्टी लेने बोलता है मगर सैम सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी मांगता है क्योंकि वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट होता है कि वह जूली के कातिल को 2 हफ्ते में ढूंढेगा। अब सैम अपने एक कलीग से मिलता है और उससे एक कैप्सूल लेता है। उस कैप्सूल में जीपीएस और माइक्रोफोन होता है जिससे किसी का भी लोकेशन जाना जा सकता है और बातें भी सुनी जा सकती है।
मगर वो कलीग सैम से कहता है कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। सैम उसे दिलासा देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सैम अपने एक्स पुलिस चीफ ससुर ली के कॉन्टेक्ट्स के जरिए उन सस्पेक्ट का डेटा हासिल करता है जिन्हें इसी टाइप के क्राइम में पहले भी पकड़ा गया था। वह 4 लोग हैं। अब सैम उन चारों को अपना टारगेट बनाता है। पहले सस्पेक्ट को वह उसके घर जाके बुरी तरह मारता है, फिर उसे दर्दनाक यातनाएं देके टॉर्चर करता है, मगर वह कातिल नहीं होता। दूसरा भी सस्पेक्ट टॉर्चरिंग के बाद क्लीन निकलता है। तो यहाँ पुलिस को पता चलता है कि कोई तो है जो इन टाइप के किलर्स को टॉर्चरिंग देके मौत की दहलीज पे लाके रख रहा है। तो वह बाकी बचे सस्पेक्ट पे वॉच रखने का फैसला करते हैं। यहाँ वही साइको किलर रात को एक लड़की को अपनी वैन में लिफ्ट देता है और उसे बुरी तरह घायल करता है। फिर उस लड़की को अपने ग्रीन हाउस ले जाके एक हेवी ब्लेड से उसका सर काट देता है। लड़कियों को दर्दनाक मौत देना शायद उस हैवान का शौक होता है। यहाँ सैम इंश्योरेंस एजेंट बनकर तीसरे सस्पेक्ट के घर चला जाता है, मगर वहाँ उसे पता चलता है कि वह आदमी यानी जैंगो बहुत पहले ही अपनी फैमिली को छोड़ चुका है। पेरेंट्स को नहीं पता अब जैंगो कहाँ है। सैम वहाँ से जा रहा होता है तो बाहर उसे जैंगो का बेटा खेलता हुआ नजर आता है। सैम उससे पूछता है कि क्या उसे पता है उसके डैडी कहाँ है, तो वह लड़का उसे जैंगो का पता दे देता है। सैम अब शहर के बाहर जैंगो के उस ग्रीन हाउस में पहुंचता है। जब वह जैंगो के घर की तलाशी लेता है तो उसे ड्रॉवर में बहुत सारी लड़कियों के अंडरगारमेंट्स और सामान भी मिलता है। नॉर्मली सीरियल किलर अपने शिकार की कोई तो चीज एक सुवेनियर की तौर पे रखते हैं, वह उनके लिए एक ट्रॉफी की तरह होती है। अब यहाँ सैम की नजर घर के पीछे एक कमरे की ओर जाती है जहाँ की फर्श बहुत सारे खून से लाल हो गई है। वह देख के सैम हैरान होता है। तभी उसकी नजर नीचे ड्रेनेज गटर में जाती है। वहाँ उसे जूली की एंगेजमेंट रिंग मिलती है। वह रिंग देख के वह इमोशनल होके रोने लगता है। तो अब सैम कंफर्म होता है कि यह जैंगो वही कातिल है जिसने उसकी जूली को मारा है। वही दूसरी तरफ जैंगो स्कूल की कुछ लड़कियों को अपनी स्कूल वैन से ले जा रहा होता है। उसी वैन में बैठी एक लड़की पे उसकी नजर होती है जिसे अपना शिकार बनाने का उसने तय किया है। रात को जैंगो उस लड़की को बेहोश करके अपने ग्रीन हाउस लेके आता है और जब वह उस लड़की पे दुराचार करने जाता ही है कि तभी पीछे से आवाज आती है, जैंगो। तो अब जैंगो हैरान होके बाहर आता है तो सामने सैम होता है। उसे पहले लगता है कि सैम कोई पुलिस वाला है। उसे इस बात का भी ताज्जुब होता है कि पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। सैम उसकी बातों पे कोई रिएक्शन नहीं देता। तो अब जैंगो सैम पे हमला करने दरांती लेके उसकी तरफ भागता है, मगर सैम एक वेल ट्रेन फाइटर है तो वह आसानी से एक ही झटके में जैंगो पे काबू पा लेता है। अब जब जैंगो उससे भागने लगता है तो सैम जैंगो को प्लास्टिक में लपेट के उसकी सांसें बंद करने लगता है। अब दम घुटने की वजह से जैंगो बेहोश हो जाता है। तो सैम पास ही पड़ा एक पत्थर उठा के जैंगो के सर पे डालने जाता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने जूली के अंतिम संस्कार के वक्त उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसके कातिल को वही दर्द देगा जो उसने जूली को मरते वक्त दिया था, और ऐसी मौत जैंग को देने से ही उसके दिल में दहकती बदले की आग बुझेगी। उसके जूली को सही मायने में श्रद्धांजलि मिलेगी। वह अपने आप को रोक लेता है और जैंग के मुंह में वह जीपीएस वाला कैप्सूल ठूसता है जिससे वो उसको ट्रैक कर सकता है और उसकी बातें सुन सकता है। सैम जैंगो को कॉन्स्टिपेशन की पाउडर खिलाता है, मगर इन सब का पता जैंगो को नहीं होता क्योंकि वह उस वक्त अनकॉन्शियस होता है। अब सैम जैंगो की कलाई तोड़ के उसे जख्मी कर देता है। वह उस स्कूल की लड़की को भी बचा लेता है। जैंगो को जब होश आता है तो उसे उसके आसपास उसका वह हमलावर नहीं दिखता, तो वह सरप्राइज होता है। तभी उसे उसके पास पड़ा एक एनवलप दिखता है जिसमें कुछ रुपए होते हैं जो सैम ने ही छोड़ा होता है। जैंग को लगता है कि उसका वह हमलावर भी उसकी तरह साइको होगा। अब जैंगो वहां से निकलता है। सैम अपने ट्रैकिंग डिवाइस से जैंगो की हर मूव को ट्रैक करने लगता है। जैंगो रास्ते में एक टैक्सी से लिफ्ट मांगता है। टैक्सी के अंदर 2 आदमी होते हैं, मगर जैंगो को जल्दी ही पता चलता है कि वह टैक्सी उन दोनों ने चुराई है। ड्राइवर जैंगो से कहता है कि वो बहुत लकी है कि उसे इस वक्त ऐसी जगह टैक्सी मिली। तो उस पर जैंगो जोर से हंसने लगता है और उससे कहता है कि वह दोनों बहुत ही अनलकी है कि उन्हें रास्ते में जैंगो मिला। अब जैंगो बड़ी फुर्ती से अपना चाकू निकाल के उन 2 लोगों को मार देता है। अब जब वह कार की डिक्की खोलता है तो देखता है डिक्की में पहले से एक लाश पड़ी है, मतलब वह दोनों भी किलर थे और लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। जैंगो उन तीनों की लाशों को
सड़क के किनारे फेंक देता है और वहां से निकलता है। उसके पीछे पीछे सैम वहां पहुंचता है तो उसे उन तीनों की लाशें दिखती है। वो समझ जाता है उसका मुकाबला एक ब्रूटल किलर से है। यहाँ जेंगो अपना टूटा हुआ हाथ दिखाने एक डॉक्टर के पास आता है। वहाँ की खूबसूरत कंपाउंडर को देख के जेंगो की नीयत फिर से खराब होती है। वह उस लड़की से कहता है कि पिछली रात को मैं एक स्कूल की लड़की के साथ मजे करने वाला था, मगर एक साइको ने मेरा मजा खराब कर दिया। तो अब वह अपनी प्यास बुझाना चाहता है। वह कंपाउंडर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे जाने दो, मगर जेंगो एक हैवान है जिसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। जेंगो की यह सब बातें कार में बैठा सैम सुन लेता है और वह फुर्ती से जेंगो के लोकेशन की ओर मुड़ता है। अब यहाँ जब जेंगो उस लड़की को पकड़ के उस पर दुराचार करने वाला होता ही है कि तभी पीछे से सैम आके उसे फायर एक्सटिंग्विशर से जोर से मारता है। जेंगो उसे सर्जिकल नाइफ से मारने जाता है तो सैम एक जुनून से उस चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेता है, क्योंकि सैम भी अपना दर्द महसूस करने के आगे चला गया है। अब सैम जेंगो को बस बुरी तरह से मारता जाता है और जब जेंगो अधमरा हो जाता है तो वो जेंगो से कहता है, इतने कमजोर मत पड़ो, यह तो बस एक शुरुआत है। तुम्हें और टॉर्चरिंग बर्दाश्त करनी है। यह इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तुम्हारा बुरा सपना अब और भी बुरा होने वाला है। अब सैम जेंगो के एंकल की नस को चाकू घुसा के काट देता है, जो सबसे दर्दनाक माना जाता है। जेंगो दर्द के मारे जानवरों की तरह चिल्लाने लगता है और बेहोश हो जाता है। सैम उस कंपाउंडर से जेंगो को बैंडेज लगा के उसे किसी सुनसान जगह छोड़ देता है। होश आने के बाद जेंगो कैसे वैसे उस टैक्सी से नीचे उतरता है। उसके पैर में भयानक दर्द हो रहा है। वह ठीक तरह से चल भी नहीं सकता। उसका एक हाथ टूटा हुआ है। जेंगो कंफ्यूज होता है कि सैम को हर बार उसके लोकेशन का पता कैसे चलता है। अब उसे शक होता है कि कहीं सैम ने कोई ट्रांसमीटर तो उसके कपड़े या जूतों में तो नहीं छुपाया। वो कार को भी चेक करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह उस कार को लेके हाईवे पे निकलता है। कार को चलाते हुए वह सैम को गालियों पे गाली देने लगता है। उसकी वह हेल्पलेस होके दी गई गालियां सुनकर सैम को दिल में कहीं सुकून मिलता है। एक मॉन्स्टर ने दूसरे मॉन्स्टर को जन्म दिया था। जेंगो अपनी कार बदलना चाहता है क्योंकि उसे शक है कि कार में कुछ तो है। वह हाथ दिखा के एक जीप को रुकाता है, मगर बदकिस्मती से उस जीप में मिलिट्री के लोग होते हैं तो वह कुछ नहीं कर पाता। यहाँ दूसरी ओर सैम को जूली के पिता ली का फोन आता है। वो उससे कहते हैं कि तुम जेंगो का पीछा करना बंद करो। तुमने उसे काफी सजा दी है, अब कानून उसे सजा देगा। मगर अब तक सैम के दिल को ठंडक नहीं पहुंची। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वह जेंगो को वह दर्द देना चाहता है जिसे वह खुद को नरक में महसूस करे। वह जेंगो के चेहरे पे वह डर देखना चाहता है, जो डर उसके विक्टिम के चेहरे पे मरते वक्त था। जूली की बहन जेनी भी सैम से कहती है कि वह ऐसे माहौल में नहीं जी सकती जहां उसे हर पल डर लगा रहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा है। तो वह उस साइको किलर को पुलिस के हवाले कर दे, मगर सैम उसकी बातें नहीं सुनता। वह फोन कट कर देता है। अब हमें टोनी नाम का एक कैरेक्टर दिखता है। वह भी सीरियल किलर है और वह लड़कियों को इसलिए मारता है क्योंकि उसे उनका मांस खाना अच्छा लगता है। यह टोनी जेंगो का खास दोस्त है। टोनी अपने शिकार के कपड़े और चीजें जला रहा होता है कि तभी जेंगो उसके पास पहुंचता है। जेंगो टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खाना खा रहा होता है। टोनी जेंगो से बड़ा दरिंदा है। वह लड़कियों को मार के उनके अंगों को फ्रीज में रखता है, फिर जैसे भूख लगती है उन्हें कच्चा खा जाता है। उसके हिसाब से इंसानी मांस सबसे टेस्टी होता है। जेंगो टोनी को अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एक आदमी उसे बार बार पकड़ के टॉर्चर करता है और छोड़ देता है। टोनी उससे कहता है कि वह आदमी या तो तुमने आज तक मारी हुई किसी लड़की का रिश्तेदार है या हमारी तरह साइको है। कार में बैठा सैम उनकी बातें सुनता है और गुस्सा हो जाता है कि ये लोग किस तरह के साइको है जो मासूम लोगों का शिकार करने में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अब रात को जेंगो बेड पे पड़े पड़े सोच रहा है कि यह सैम कौन हो सकता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने सैम की उंगली में जो रिंग देखी थी वही रिंग उसने जूली को मारते वक्त उसके हाथ में देखी थी। वह तुरंत समझ जाता है सैम जूली का फियांसे है और उसीलिए वह बदला ले रहा है। ठीक उसी वक्त सैम टोनी के घर में घुस जाता है। टोनी एक मासूम लड़की को चेन से बांध के काटने के लिए ले जाता है। वह उस लड़की को किचन में लाके मारने वाला होता ही है कि तभी वहां पे सैम आता है। अब दोनों में हाथापाई शुरू होती है। सैम टोनी पे हावी होके उसकी उंगलियां तोड़ देता है और उसके हाथ में आइस पिक घुसा के उसे टेबल पे लॉक कर देता है। उनके मारपीट की आवाजें सुनकर जेंगो गन लेके वहां आता है। वह सैम पे गोलियां चलाता है,
मगर उसका निशाना चूकता है। सैम वहां से भाग के घर के दूसरे हिस्से में चला जाता है। अब टोनी और जैंगो सैम को तलाशने लगते हैं। तो सैम टोनी को एक रॉड से इतनी बुरी तरह मारता है कि वह अधमरा हो जाता है। वह उसकी गर्लफ्रेंड को भी मारता है। फिर वह वहां आए जैंगो को भी रॉड से मार मार के उसकी चीखें निकाल देता है। वह रॉड मार के ऑलमोस्ट उसकी खोपड़ी तोड़ देता है। तभी उसे उसका प्रॉमिस याद आता है। जूली के कातिल को वह इतनी आसान मौत नहीं देगा। अगली सुबह पुलिस टोनी के घर पे आती है तो वहाँ उन्हें टोनी और उसकी गर्लफ्रेंड अधमरी हालत में मिलते हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल भेजते हैं। पुलिस को घर में ढेर सारी लड़कियों के कटे हुए अंग भी मिलते हैं। कमिश्नर समझ नहीं पाते ये लोग इंसान है या शैतान। यहाँ सैम जैंगो को अपने साथ लेके जाता है और अपने दोस्त के घर उसका इलाज कराता है, क्योंकि अभी जैंगो से बदला बाकी था। ये वही दोस्त है जिसने सैम को कैप्सूल दिया था। दोस्त सैम से कहता है जब तक कॉन्स्टिपेशन की दवाई काम कर रही है वह कैप्सूल जैंगो के पेट में रहेगा और तब तक सैम को उसका लोकेशन सिग्नल मिलता रहेगा। सैम उसे चुप रहने कहता है क्योंकि पर्दे के पीछे ही बेड पे जैंगो को सुलाया होता है। सैम पर्दा हटा के जैंगो के पास चेक करने जाता है कि कहीं उसने उनकी बातें तो नहीं सुनी। जैंगो उसे पूरी तरह बेहोशी की हालत में दिखाई देता है तो वह चैन की सांस लेता है, मगर जैंगो बेहोशी का नाटक कर रहा होता है। उसने वह सब कुछ सुन लिया होता है और अब वह समझ जाता है कि ट्रांसमीटर उसके पेट में है, जिसकी वजह से सैम को उसकी लोकेशन और बातचीत का हर बार पता चलता है। सैम अब जैंगो को एक सुनसान टनल में छोड़ देता है ताकि फिर वो कुछ करे और सैम आके उसके और एक अंग को काट सके। मगर अब जैंगो सब कुछ जान चुका है कि सैम कौन है और अब वह किस तरह से सैम से बदला ले सकता है। तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। वह सैम से कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, तो सुनो। तुमने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें मुझे मारने का मौका मिला था तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें सिर्फ अफसोस होगा, अब खेल का मजा आएगा। वह किम से कहता है कि मैं तुम्हें एक और सीक्रेट की बात बताता हूँ। जब मैं तुम्हारी जूली के टुकड़े करने जा रहा था तब उसने अपनी जान की भीख मांगते हुए मुझे बताया था कि वह प्रेग्नेंट है, जो वह तुम नहीं जानते थे। और असलियत में सैम को यह बात नहीं पता थी। तो जैंगो की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब जैंगो हैवान ने ना सिर्फ उसकी फियांसी को मारा था बल्कि उसके बच्चे को भी बेरहमी से मारा था। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है और वह जैंगो को पकड़ने उसके लोकेशन की तरफ भागता है। यहाँ जैंगो एक केमिस्ट शॉप में चला जाता है और ढेर सारी लूज मोशन की दवाई खाता है। फिर वह अपने पेट से उस कैप्सूल को बाहर निकालता है। वह कैप्सूल वह किसी दूसरे आदमी के मुंह में डाल देता है। मगर जब तक सैम वहां पहुंच जाता है जैंगो वहां से भाग चुका होता है। अब सैम को कुछ पता नहीं जैंगो कहाँ पे जाएगा, तो वह भाग के उस हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ जैंगो के दोस्त टोनी को रखा है। वह उससे पूछता है कि बताओ अब जैंगो कहाँ जा सकता है। टोनी सैम से कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। जैंगो अपना हिसाब हमेशा बराबर करता है। तुमने उसे मेंटल टॉर्चर किया है, अब वह तुम्हें मेंटल टॉर्चर करेगा। अब सबसे पहले तो वह तुम्हारी फियांसी की फैमिली को मार देगा, उसके बाद तुम्हें मात देने के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करेगा। तुम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैंगो ऐसा साइको है जिसे लोगों को दर्द देने से खुशी मिलती है, फिर वह फिजिकल हो या मेंटल। इतना कह के टोनी जोरों से हंसने लगता है, जिससे गुस्सा होकर सैम उसके मुंह में हाथ डाल के उसका पूरा जबड़ा फाड़ देता है। अब जैसे ही सैम वहां से निकलता है उसे उसके दोस्त का फोन आता है कि अभी अभी जैंगो ने पुलिस से कांटेक्ट करके उन्हें बताया है कि वह उसका कुछ काम पहले खत्म करने वाला है, उसके बाद वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। सैम उस दोस्त से जैंगो की लोकेशन पूछता है और जब उसे जैंगो की लोकेशन का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यह लोकेशन वही की है जहां उसकी फियांसी की फैमिली रहती है। सैम जान जाता है कि जैंगो ली और जेनी को मार के रहेगा और सैम से अपना बदला लेने के लिए अपना गुस्सा उन पे निकालेगा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारेगा। सैम उस लोकेशन से दूर होता है तो वो ली के घर फोन करता है, मगर इसके पहले कि ली फोन उठाए दरवाजे पे जैंगो आ जाता है। अब जब फोन से रिस्पॉन्स नहीं आता तो सैम पुलिस कमिश्नर को फोन करके सारी बातें बताता है और उन्हें ली के घर पुलिस भेजने कहता है। मगर इसके पहले कि पुलिस वहां पहुंचे जैंगो जूली के पिता ली को बुरी तरह टॉर्चरिंग करके घायल करता है और बदकिस्मती से उसी वक्त घर आई जेनी को किडनैप करके वह उसे कहीं ले जाके उस पे दुराचार करता है और उसकी बॉडी को काट के फेंक देता है। सैम भागते हुए ली के घर पहुंच जाता है और यह सब हादसा देख के वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है।
उसकी एक गलती की वजह से उसके फियांसी की मासूम सिस्टर की बेरहमी से मौत हो गई थी। अगर सैम ने उस हैवान जैंगो को पहले ही मार दिया होता तो आज यह दिन उसे देखना नहीं पड़ता। मरी हुई जूली का बदला लेने के लिए उसने उसकी मासूम जिंदा सिस्टर जेनी को बलि चढ़ाया था। अब अपना काम होने के बाद जैंगो पुलिस को फोन करके बताता है कि वह अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। वह उन्हें एक लोकेशन पे बुलाता है। जैंगो अपने आप को पुलिस के हवाले इसलिए करना चाहता है ताकि सैम उससे बदला ना ले सके, वह जिंदगी भर तड़पता रहे और इसी तरह जैंगो की इस गेम में जीत हो जाए। अब जैंगो उस जगह पहुंच जाता है जहां पुलिस उसका इंतजार कर रही है, मगर इसके पहले के पुलिस जैंगो को पकड़ती वहां सैम आता है और वह तेजी से अपनी चलती कार में जैंगो को खींच लेता है और उसे उठा के वहां से चला जाता है। वह उसे उसी ग्रीन हाउस में ले जाता है जहां उसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को मारा है। सैम जैंगो को बांध देता है बिल्कुल उसी तरह जैसे जैंगो लड़कियों को बांध के ब्लेड से उनके सर को काट दिया करता था। सैम जैंगो से कहता है कि ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। सैम जैंगो को सिगरेट के चटके देके उसे टॉर्चर करने लगता है। जैंगो उससे कहता है मुझे मार दो। सैम जैंगो के गाल में आइस पिक घुसाता है और कहता है अभी नहीं, मगर ज्यादा देर तुम जिंदा नहीं रहोगे। मैं तुम्हें तभी मारूंगा जब तुम्हारा दर्द और डर चरम सीमा पे होगा। मैं तुम्हारी आंखों में डर और दर्द एक साथ देखना चाहता हूँ और वही मेरा असली बदला होगा। अब जैंगो सैम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे जीने दो, मुझे मत मारो। तो उस पर सैम उससे कहता है यही बात तुमने कितनी बार उन बेबस लड़कियों के मुंह से भी सुनी होगी जो बेचारी अपनी जिंदगी की भीख तुम जैसे शैतान से मांग रही होगी। सैम जैंगो से पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो अब जैंगो हंसते हुए उससे कहता है डर और दर्द मेरे अंदर है ही नहीं। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम सब कुछ हार चुके हो। तो उस पर सैम जैंगो से कहता है मैं चाहता हूँ मरने के बाद भी तुम्हें डर और दर्द का एहसास हो। इतना कहके सैम जैंगो को उसी हालत में छोड़ के दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसने जैंगो के मुंह में एक रस्सी डाली होती है जो दरवाजे से होती हुई ऊपर लटकते हेवी ब्लेड को बांधी होती है। अगर जैंगो थक के अपने मुंह से रस्सी को छोड़ता है या कोई दरवाजा खोलता है तो ऊपर लटकता वह ब्लेड ठीक नीचे जैंगो की गर्दन पे गिरने वाला होता है। अब यह ट्रैप बना के सैम जैंगो की फैमिली को फोन करके वहां बुलाता है। सैम जैसे ही वहां से निकल रहा होता है जैंगो के माँ बाप और बेटा टैक्सी से वहां पहुंच जाते हैं। अंदर सैम ने जैंगो के सामने वह कैप्सूल छोड़ा हुआ होता है ताकि वो जैंगो की बातें सुन सके। जैंगो चिल्ला के कहने की कोशिश करता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं किसी से नहीं डरता। तभी जैंगो की फैमिली अंदर से जैंगो की आवाजें सुनती है, मगर मुंह में रस्सी होने के कारण जैंगो उन्हें ठीक तरह से बता नहीं पाता कि दरवाजा मत खोलो। वह उन्हें अंदर आने से मना करना चाहता है, मगर रस्सी उसके मुंह से छूटी तो ऊपर लटकता हेवी ब्लेड उसकी गर्दन पे गिर जाएगा। बाहर खड़े उन लोगों को जैंगो की इस हालत का पता नहीं होता। वो उसे बचाना चाहते हैं। वह बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे जैंगो के मुंह में रखी रस्सी खींचने लगती है और जैंगो को अपनी मौत दिखने लगती है। और यही वह पल होता है जब उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों होते हैं। वही डर और दर्द जो उसने उन मासूम बेगुनाह लोगों को दिए थे और जिस जगह पे दिए थे उसी जगह पे और उसी सिचुएशन में आज वो खुद है। मगर सबसे बदतर बात तो यह थी कि वह लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखे थे, मगर जैंगो वह भी नहीं कर सकता था। अब जब उसकी फैमिली दरवाजा खोलने के लिए बाहर से जोर देने लगती है तो धीरे धीरे जैंगो के मुंह से रस्सी छूटने लगती है और जैसे ही दरवाजा धड़ाम से खुलता है रस्सी उसके मुंह से छूटती है और ऊपर से ब्लेड नीचे ठीक उसके गर्दन पे गिरता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। बाहर रास्ते से चल रहा सैम ईयरफोन से जैंगो का वह एक एक दर्द और डर सुन रहा होता है। जैंगो की मौत से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उसका बदला पूरा हुआ था, मगर उसने सब कुछ गंवाया था। वह फुट फुट के रोने लगता है। मासूम बेगुनाह लड़कियों ने जैंगो के रूप में अपने सामने एक डेविल को देखा था, तो वही डेविल का रूप सैम ने जैंगो को दिखाया था। आई सॉ द डेविल, डू यू सॉ द डेविल? अगर नहीं देखा